हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायरल थ्योरम। अब ये थ्योरम एक ट्रिक ही है, ठीक है। अगर पोटेंशियल आपका r⁴n के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है कि अगर पोटेंशियल r की ऐसे r⁴n के साथ वेरी कर रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, n/2 पोटेंशियल की एवरेज वैल्यू की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, n/2 टाइम्स एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो एवरेज लगा दो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो, n/2 टाइम्स एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू कॉमन निकाल लो, n/2 + 1, ठीक है। तो ये आ गई, ठीक है। तो ये वायरल थ्योरम बहुत यूज़ हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पोटेंशियल ये गिवन है r⁻3, तो दोनों को कंपेयर करो तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3/2 टाइम्स एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो कहाँ से, आप निकाल सकते हो इक्विपार्टीशन थ्योरम से, ठीक है। इक्विपार्टीशन थ्योरम भी रिवाइज करवा देती हूँ। ये हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में करके आए हैं कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये होती है 1/2 mx², ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या बोलती है कि ईच क्वाड्रेटिक टर्म हाफ kBt कंट्रीब्यूट करेगी, ईच क्वाड्रेटिक टर्म हाफ kBt कंट्रीब्यूट करेगी। तो अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी हाफ kBt, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक टर्म्स होती तो एक और हाफ kBt आ जाएगी। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम सिर्फ किसके लिए अप्लाई होती है, क्वाड्रेटिक टर्म्स के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू हम इक्विपार्टीशन थ्योरम से निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल में अगर r³ आ गया, अगर तो r² आता है तो इक्विपार्टीशन थ्योरम लग जाती है, बट अगर r³ आ जाए तो आप कहाँ से लगाओगे, तो यहाँ पे वायरल थ्योरम यूज़ होती है, ठीक है। तो वायरल थ्योरम यूज़ होती है नॉन क्वाड्रेटिक टर्म्स के लिए, ठीक है। ये यूज़ होती है नॉन क्वाड्रेटिक, वैसे ये क्वाड्रेटिक के लिए भी यूज़ हो जाती है, ठीक है। मोस्टली जहाँ पे इक्विपार्टीशन थ्योरम नहीं लगती हम ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बस इक्विपार्टीशन थ्योरम की याद रखना, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करते हैं हाफ kBt, और सेकंड स्टेटमेंट क्या थी कि ईच क्वाड्रेटिक टर्म हाफ kBt कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ से आपके पास अगर हम टोटल एनर्जी निकालनी हो तो क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू, फिर आ जाएगा 3/2 + 1, ठीक है। यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये थी वायरल थ्योरम। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल फोर्स मोशन में ही अगर हम बात करें, अगर हम सेंट्रल फोर्स मोशन चैप्टर में ही बात करें, आपके पास एक पूछा जाता है कि बाउंडेड ऑर्बिट के लिए कंडीशन क्या होगी, ठीक है। बाउंडेड ऑर्बिट के लिए कंडीशन क्या होगी, तो अगर आपका पोटेंशियल ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है, r⁻n के साथ वेरी कर रहा है, अगर पोटेंशियल आपका ऐसे वेरी कर रहा है और बाउंडेड ऑर्बिट के लिए आपको कंडीशन चाहिए तो n की वैल्यू -2 से ग्रेटर होनी चाहिए, n से -2 से बड़ी होनी चाहिए। अगर आपको बाउंडेड ऑर्बिट चाहिए तो n की वैल्यू -2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका पोटेंशियल ऐसे वेरी कर रहा है, पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻n। एक पूछा जाता है क्लोज्ड ऑर्बिट के लिए, ठीक है, एक पूछा जाता है क्लोज्ड ऑर्बिट कब होगा, तो क्लोज ऑर्बिट में अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁻n के साथ तो n की वैल्यू अगर -2 या फिर 1 है
तो आपके पास जो ट्राइजेक्ट्री होगी पार्टिकल की वो क्लोज्ड ऑर्बिट होगा। अगर n की वैल्यू -2 से बड़ी है, कुछ भी हो सकती है, तो बाउंडेड ऑर्बिट होगा। अगर आपके पास n की वैल्यू -2 या फिर 1 आ जाती है तो आपके पास क्या बनेगा, क्लोज्ड ऑर्बिट बनेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, उन्होंने गिवन है इफ़ f इज -k r⁻m, what is the condition on m for the motion to be bounded? Condition on m for motion to be bounded. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप बोल दोगे कि ये r⁻m है तो बाउंडेड है, तो m की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। बट नहीं, हमने कब लिखा है, अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए r⁻n के, तब n की वैल्यू ये होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो फोर्स गिवन है। अब हमें पता है फोर्स क्या होती है, माइनस कर ली v/r, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, d इंटीग्रेशन करोगे तो v की वैल्यू क्या निकल आएगी, -f.dr, f की वैल्यू पुट कर दो -k/m/dr। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस के इंटीग्रेशन r(m+1) m+1। तो यहाँ पे पोटेंशियल r के साथ कैसे वेरी कर रहा है, m+1 के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल r के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। तो बाउंडेड कंडीशन अब लगाओ, कंडीशन ये है r⁻m+1। तो अगर n के साथ वेरी कर रहा तो n इज़ ग्रेटर देन -2, तो यहाँ पे हो जाएगा m+1 इज़ ग्रेटर देन -2 बाउंडेड मोशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस उस तरफ चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो m इज़ -3 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना कि डायरेक्ट आप बोल दोगे कि n ग्रेटर देन होना चाहिए -2 के, नहीं। ठीक है, यहाँ पे फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी है। पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, r⁻m+1 के साथ वेरी कर रहा है, तो यहाँ से m इज़ ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। ये हो जाएगी कंडीशन फॉर बाउंडेड मोशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये बहुत यूज़ हो जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कंसाइडर अ set of particles which interact by a pair potential V is equal to a r⁻⁶, where r is the interparticle separation and a is greater than 0, is a constant if a system of such particles has reached viral equilibrium then the ratio of
average kinetic energy to the total energy of the system. Total energy of the system is, ऑप्शन ए है 1/2, बी है 1/3, सी है 3/4 और डी है 2/3। अब यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है कि पोटेंशियल आपका ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल ऐसे वेरी कर रहा है, तो हमें पता है कि पोटेंशियल r⁴ n के साथ वेरी करता है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद वेयर r इज़ अ इंटर पार्टिकल सेपरेशन और a इज़ ग्रेटर देन 0 और a कांस्टेंट है, if the system of such particle has reached the viral equilibrium, the ratio of average kinetic energy to the total energy। अब आपको अगर एवरेज ना भी गिवन होता तब भी, क्योंकि एवरेज और जो एनर्जी होती है, क्योंकि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में ही होता है, इक्विलिब्रियम में हम एवरेज की ही बात करते हैं, ठीक है, तो चाहे आपको सिंपल काइनेटिक एनर्जी होती या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछी होती, सेम ही बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, चाहे सिंपल काइनेटिक एनर्जी पूछी होती या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछी होती, वो सेम ही हो जाएगी। अब हमने रेशो निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की एवरेज की और एनर्जी की एवरेज की, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम सीधे ही दिख रहा है कि वायरल थ्योरम लग सकती है। तो वायरल थ्योरम के लिए देखो, अगर वायरल थ्योरम क्या होती है, अगर v n r⁴n के साथ वेरी कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी n/2 टाइम्स एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी, 2/n टाइम्स एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से देखो पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू 6 है, तो 2/6 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, तो ये कट के 3, तो पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू 1/3 टाइम्स एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब हमें पता है कि टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू होती है। काइनेटिक एनर्जी को एज इट इज़, क्यों ये हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा अगर हम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में निकाल लेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 1/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू, तो यहाँ से ये कॉमन आ रहा है, तो 1 + 1/3 ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू बाय इसकी वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू 4/3, ये कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो T और इसका रेशो कितना आ जाएगा, 3/4। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे यूज़ होती है वायरल थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। इन फिगर shows a planet's orbit around the sun is given if T1 be the time in going from A to B
versus pericenter and T2 be the time in going from B to A versus epicenter or through epicenter, then find the value of T1 by T2। अब हमें डायग्राम क्या गिवन है, ये A है और ये B है, ये एक एलिप्स है, ठीक है। यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, ये R डिस्टेंस गिवन है और ये पॉइंट A है, ये B। अगर आप A टू B जाओगे तो T1 टाइम ले रहे हो, अगर B टू A जाओगे तो कितना ले रहे हो, T2 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी आपको टाइम पीरियड निकालना हो, ठीक है, टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड निकाला करो एरियल वेलोसिटी से। हमने पहले भी लास्ट लेक्चर्स में टाइम पीरियड कहाँ से निकाला था, एरियल वेलोसिटी से निकाला था। तो एरियल वेलोसिटी किसके इक्वल थी, एरियल वेलोसिटी इक्वल थी एरिया स्वेप्ट बाय पर यूनिट टाइम, ठीक है। एरियल वेलोसिटी L बाय 2m के भी इक्वल होती है, L बाय 2m के भी इक्वल होती है, डेल्टा A बाय T। अब देखो, अगर यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहे हो तो T1 टाइम है, ठीक है, और एरिया मान लेते हैं A1 और T1। सिमिलरली अगर आप सेकंड पाथ से जा रहे हो, अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो B टू A, तो एरिया A2 है और टाइम पीरियड T2 है। एंगुलर मोमेंटम और ये तो कांस्टेंट ही है क्योंकि एक ही प्लैनेट है जिसका मास m है, तो सेम ही होगा। दोनों को डिवाइड कर दो तो हमें चाहिए T1 बाई T2, तो A2 इसको डिवाइड कर दो इससे, तो ये आ जाएगा A1 बाई T1 इज इक्वल टू L बाई 2m, L बाई 2m। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो T1 बाई T2 क्या बनेगा, T1 बाई T2 मल्टीप्लाई बाय A2 बाई A1 इक्वल टू 1 है, तो T1 बाई T2 आ जाएगा A1 बाई A2, मल्टीप्लाई कर दो इधर। अब हमें एरिया निकालना है, ठीक है। T1 टाइम ले रहा है, अब T1 यहाँ से यहाँ जाना है, तो पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। पार्टिकल ने प्लैनेट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो ये आपको क्या दिख रही है, ये एक एलिप्स है। टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया ऑफ एलिप्स, टोटल एरिया क्या होता है पाई ए बी। अगर आप हाफ एलिप्स का निकालोगे, टोटल एरिया ऑफ हाफ एलिप्स का कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो, पाई ए बी बाई 2। तो ये हाफ एलिप्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पाई ए बी बाई 2 हो जाएगा। बट मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए, मीन्स ये ट्रायंगल टाइप मुझे काटनी है, ठीक है, ये ट्रायंगल टाइप हमने काटनी है। तो ट्रायंगल का एरिया देखो, इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये ऐसे है, ठीक है, ये कितना है 2b। अगर ये b है तो ये भी b होगा, तो टोटल कितना हो गया है 2b। यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया, ये फोकस से यहाँ तक होता है AE, ठीक है, तो ये हो गया है AE। हमारे पास से ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो ये बन जाएगा 1/2। बेस कितना है 2b, हाइट कितनी है AE, ठीक है, तो ये माइनस करना है आपने, 1/2 ये कैंसिल हो गया है, B AE बच गया है, ठीक है। ये आपने निकाला है A1, ठीक है। अब T2 पे आते हैं, तो T2 क्या है, यहाँ से यहाँ अगर आपने T2 जाना है तो आपको ये एरिया कवर करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये कंप्लीट एरिया क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो सिर्फ इतने की बात करो, ये एक एलिप्स का पार्ट है, ये कितना है
पाई ए बी बाय 2 है, इतना एरिया क्या हो जाएगा प्लस बी ए ई, तो यही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके T1 बाई T2 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से देखो ए बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, ए बी बाई 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे पाई माइनस यहाँ पे ई डिवाइडेड बाय ए बी बाय 2, यहाँ पे पाई यहाँ पे प्लस ई, तो ये कैंसिल हुआ तो पाई माइनस ई बाय पाई प्लस ई आ गया है। ठीक है, तो T1 बाई T2 आ गया है पाई माइनस ई बाय पाई प्लस ई आ गया है। तो कभी भी अगर टाइम पीरियड निकालना है तो कहाँ से निकालोगे, ठीक है, टाइम पीरियड अगर निकालना है तो कहाँ से निकालोगे, आप निकालोगे एरियल वेलोसिटी से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स हैज़ मास m, एनर्जी E and angular momentum L. If R is equal to R naught, B turning point, then speed of the particle is at this point is अब हमारे पास ए ऑप्शन गिवन है √2e/m, बी ऑप्शन गिवन है L/m R नॉट, सी ऑप्शन गिवन है √2/m E माइनस L स्क्वेयर बाय m R नॉट स्क्वेयर, फिर डी ऑप्शन है √2/m E प्लस L स्क्वेयर बाय m R नॉट स्क्वेयर। तो अब यहाँ पे देखो पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है। ठीक है, एनर्जी ई है, एंगुलर मोमेंटम एल है, हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। अगर आप देखोगे सब में एक एल है, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv/r, साथ में साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इस तरफ r है तो वेलोसिटी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, दोनों में एंगल 90 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा mv/r साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा mv/r साइन 91, तो यहाँ पे v हो जाएगा L/m/r। क्या ये किसी ऑप्शन में आ रहा है, ये रहा, यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं r नॉट। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी ये टर्निंग पॉइंट क्या है, हर एक पॉइंट पे पार्टिकल सीधा जाना चाहता है। सर्कुलर मोशन कैसा होता है, पार्टिकल सीधा जाना चाहता है बट वो टर्न हो जाता है इस तरफ। ठीक है, तो वेलोसिटी इस तरफ होती है, इस तरफ होता है, तो दोनों में कितना होता है, हर एक पॉइंट पे सर्कुलर मोशन करने के लिए पार्टिकल को टर्न करना पड़ता है। तो जब भी टर्न होगा इस तरफ है और वेलोसिटी सीधी होती है। ठीक है, तो दोनों में एंगल 90 होगा, तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी ये आ जाएगी।
नेक्स्ट है, अगर आपने स्पीड निकालनी हो, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी जनरल पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जनरलाइज कर देते हैं हम रिजल्ट को, ठीक है। जैसे ये एलिप्स है, जैसे ये एलिप्स लग तो नहीं रही है, ठीक है, यहाँ पे सन है, ठीक है, ये अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ये सन है, ठीक है, और ये ए है और ये है आपके पास बी। कोई पार्टिकल है, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे मान लेते हैं, सपोज कर लो इस पोजीशन पे है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान लिया है r, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया है r। तो पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में ही घूम रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड है दोनों में, तो हमारे पास पोटेंशियल कितना होता है, v ऑफ r क्या हो जाएगा, -gmm/2r होता है, ठीक है। अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², और एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी ये रही। अब ई टोटल ई हम निकाल चुके हैं, ई का फॉर्मूला -gmm/2a। सेंट्रल फोर्स जब भी हम एलिप्टिकल, केपलर्स लॉ में निकाला था, जब भी हम एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करेंगे तो हमने एनर्जी की वैल्यू इतनी निकाली है, तो वैल्यू पुट कर दो, -gmm/2a इज इक्वल टू 1/2 mv² -gmm/2r। यहाँ पे ये टर्म इस तरफ आ गई, ये प्लस gmm/2r इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये कॉमन आ रहा है, gmm/2 कॉमन है, तो यहाँ पे 1/r माइनस 1/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv²। तो यहाँ से हाफ कैंसिल, m कैंसिल, तो gm 1/r माइनस 1/a इज इक्वल टू v²। तो यहाँ से v की वैल्यू देखो, रूट आ जाएगा इस तरफ, 1/r माइनस 1/a। तो ये वेलोसिटी हो गई है हमारी, जनरलाइज रिजल्ट हो गया है। किसी भी पॉइंट पे अगर निकालनी है वेलोसिटी तो ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये था हमारे पास टॉपिक सेंट्रल फोर्स फील्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शियल टेंसर। थैंक यू।